everyone. So basically I'm here with the third video of the preset series. आप लोगों को पता है कि preset series चल रही है prelims set series. इसमें we are discussing about the subject wise, chapter wise and topic wise PYQs. और ना सिर्फ PYQ को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग उसके ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं सो दैट हम उससे कुछ लिंकेजेस निकाल लें और जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, जो थीम्स होते हैं, उनको ईजिली हम टैकल कर सकें. ठीक है, ऑलरेडी ज्योग्राफी और पॉलिटी वीडियो आ चुकी है और धीरे धीरे इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते जाएंगे. सो आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हो. ठीक है, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि यू पीपल आर रियली लाइकिंग इट. तो लेट्स बिगिन. और ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो होगा और ऐसे धीरे धीरे सारे वीडियोस लेकर आएंगे और सारे PYQs को ख़त्म करेंगे. ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, आपको पहले बता दूं कि बिफोर सॉल्विंग जो सारे क्वेश्चंस होंगे उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया: हार्ड, नॉट दैट हार्ड एंड ईजी टू हैंडल क्वेश्चंस. ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर होगा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी इन द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. और देखोगे आप कि पहले ही 10 क्वेश्चन में मोस्टली आपके सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको इजी मिल रहा है और एक क्वेश्चन यहाँ पे. 10 में से लगभग आप देखोगे 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको हार्ड देखने को मिलेंगे. तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फ्रॉम द चैप्टर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी. अच्छा, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने कोर इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, नेशनल इनकम प्लानिंग इन इंडिया सबको ले लिया. यानी कि फिस्कल पॉलिसी अलग से करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी अलग से करेंगे, प्लानिंग को अलग से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको क्यूमुलेटिव रूप में सबको ले लिया है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शंस पे जाएंगे. हाँ ठीक है, तो ये मॉडरेट है. क्वेश्चन लेवल है: कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स: ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स. 2023 से पूछा था. ठीक है, अब 2023 में इसने पूछा था कि ये आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं. अब आपको ये बताना है कि इनमें से विच आर हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल. आपको पता है कि 2023 में ऐसे ऑप्शन बहुत ज़्यादा पूछे गए. एंड आंसर. ठीक है, तो लेट अस सी. इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट पहले पूछ रहा है, तो पहले तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे. इनटेंजिबल मतलब एक प्रकार से समथिंग विच इज़ नॉट दैट ईजी टू मेजर और डिफाइन. ठीक है, तो इस चीज़ को हमको समझना है. तो पहला तो है ब्रांड रिकॉग्निशन. तो ब्रांड रिकॉग्निशन ऑब्वियसली इज एन इनटेंजिबल. ठीक है, आपको पता है ना कि हाउ द कंज्यूमर परसीव दैट इज द ब्रांड. जिसमें मैं बोलूँगा टाटा सॉल्ट, आपके दिमाग में टाटा सॉल्ट मतलब वही देश का नमक. तो एक प्रकार से हम लोग एक परसेप्शन बन गया है कि हाँ ये सबसे अच्छा सॉल्ट होता है. ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा मान लो ज़ारा, तो आपको पता है कि एक फास्ट क्लोथिंग ब्रांड है और बहुत अच्छे कपड़े बनाती है ठीक रेंज पे. पर जैसे ही मैं आपको कोई और जैसे गुची ऐसे कुछ ब्रांड्स का नाम लूँगा तो आपको लगेगा ऐसे क्लोथिंग में ये प्रीमियम है. तो इन्होंने अपने आप को ऐसा परसीव, मतलब इनकी जो प्राइसिंग है, इनकी जो ब्रांड की रिकॉग्निशन है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है. राइट, आगे देखते हैं. तो ये तो इनटेंजिबल है ही. इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री का मतलब क्या है? वही आपके स्टॉक्स, जैसे अमेजॉन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनके एक इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होती है. तो यू कैन ऑब्वियसली मेजर दैट, यू कैन टच एंड फील दैट. तो ये तो नहीं होगा. ठीक है, इट इज़ अ टेंजिबल. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इट कैन बी टेंजिबल एंड इट कैन बी इंटेंजिबल एज वेल. अच्छा, टेंजिबल तब इसको हम कह पाएंगे जब ये हमारे, आप समझो कि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल किसी का एसेट हो और उसको हमने खरीद लिया हो, किसी का IP हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, और उसको आपकी कंपनी ने खरीद लिया है. तो वो जो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी होगा, ठीक है, वहाँ पे जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा वो तो बैलेंस शीट में आ जाएगा. ठीक है, बट आप सोचो किसी का आइडिया, राइट, किसी का आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, किसी का इन्वेंशन, दीज आर द थिंग्स विच रिफ्लेक्ट इन द माइंड. ठीक है, तो किसी के क्रिएशन को प्रोटेक्ट करना, दीज आर द लाइक इंटेलेक्चुअल थिंग्स. तो एक तरीके से ये भी इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में ही आएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. आप एक बार बैक करके फिर से समझ लें मैंने क्या कहा है. मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट, देखो मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट विल ऑल्सो फॉल इन द इनटेंजिबल एसेट. और यही बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया था इस बार के प्रीलिम्स में कि हाउ कम मेलिंग लिस्ट कैन बी इनटेंजिबल. अच्छा देखो, इसलिए ये इंटेंजिबल हो जाएगा क्योंकि इसमें जो पास्ट के कस्टमर्स हैं उनका भी डेटा इनकम्पास होता है. कंपनी उसको भी कंपाइल करती है और वो लॉन्ग रन में करना क्या चाहती है? इट इनेबल्स द कंपनी टू प्रमोट न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. अब नए सर्विस आने वाले हैं, नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो उनको भी वो प्रमोट करने में ईजी रहता है.
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कस्टमर लिस्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और एक प्रकार का ये क्या इंटेंजिबल एसेट है, आप उसको मेजर तो नहीं ना कर सकते हो। तो दीज थ्री विल बी द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, तो द आंसर विल बी सी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बोला ना कि इस बार इकॉनमी से बहुत अच्छे मतलब सवाल पूछे गए थे। ठीक है, 2022 में भी देखो एक सवाल आया था विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन, उस वक्त वो काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, जैसे इस वक्त क्रिप्टो वगैरह न्यूज़ में है। ठीक है, एनएफटी में चलते हैं, और ये जो थीम है, जैसे आपको क्रिप्टो हो गया, ठीक है, एनएफटी हो गया, ठीक है, तो बिटकॉइन एक तरीके से ये भी क्रिप्टो ही है। ठीक है, दीज ज़्यादा लाइक एक तरीके से ये सब क्या है, मॉनेटरी एक्सचेंज ट्रांजेक्शनल टूल्स हैं। तो ये सब यूपीएससी की थीम रहती है। तो इससे अगर कोई भी न्यूज़ आपको दिखे, करंट अफेयर में आपको जो भी दिखे, उस पर ज़रूर आप अपना कहते हैं ना कि कान एकदम खोल के इस सब पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये एक थीम है, आप यहाँ से थीम भी देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, they are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain, they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transactions। देखो, NFT नाम से ही लग रहा है नॉन फंजिबल टोकन है। ठीक है, अब ये नॉन फंजिबल है तो इसका मतलब ही ये हुआ कि ये एवरीथिंग दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। इसमें क्या क्या हो सकता है, मान लो आपने कोई ड्राइंग बनाई है, ठीक है, आपने कोई ड्राइंग बनाई है, तो ये हो सकता है आपकी कोई फोटो हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई जीआईएफ हो सकती है, ठीक है, कोई इमेज, डॉक्यूमेंट, कुछ भी, मतलब आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, सेल्फी, इवन आपका ट्वीट, ठीक है, अब तो उसको एक्स पे क्या ही बोलेंगे ठीक है, तो इवन आपके ट्वीट को भी ये क्या कर सकता है, एनएफटी में आप कन्वर्ट करा सकते हो। तो ठीक है, तो दिस इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, सही बात है। दे आर यूनिक, आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपना एनएफटी बनवाया है, जैसे वो कुली मूवी में और दीवार मूवी में जिनका रोल था, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर इमेज को, जो 786 वाला जो बिल्ला है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इमेज को उन्होंने अपने एनएफटी में उन्होंने कन्वर्ट कराया था, उसको ट्रेड भी किया था, काफ़ी उसकी वैल्यू भी लगी थी, लाख, 1.25 लाख 2 लाख पहुँच गई थी। ठीक है, चलो वो सब बात की बात है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। ऑब्वियसली ब्लॉकचेन में रहेगा तभी तो इन चीज़ों को आप समझो ईजी टू हैंडल होगा। ठीक है, और ये यूनिक आइडेंटिटी बन पाएगी। अगर ब्लॉकचेन पे नहीं रहेगा तो सबकी यूनिक आईडी कैसे बनेगी, तो ब्लॉकचेन के थ्रू ही किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट सेज दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। यहीं पे गड़बड़ हो गई। और दूसरा ये वर्ड क्या है, इक्विवेलेंसी। जैसे देखो, मान लो एक बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन से एक बिटकॉइन को ट्रेड करना आसान है, समझ रहे हो। ठीक है, एक इथीरियम से, ये भी एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है, एक इथीरियम से दूसरे इथीरियम को ट्रांजेक्शन करना आसान है। 1 रुपए के नोट से, ये तो नहीं है बिटकॉइन, क्रिप्टो नहीं है, पर समझो 1 रुपए से दूसरा 1 रुपए ट्रांजेक्शन करना आसान है, बट तो 1 रुपये से 1 रुपये को ट्रेड कर सकते हो। तो यही जो कंसेप्ट है, दैट मीन्स कि फंजिबल टोकन, जैसे जो क्रिप्टो है या फिर आपका जो 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, जो फिजिकल हमारा करेंसी है, विच आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के रूप में। ठीक है, और दैट्स वाई दे कैन बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल ट्रांजेक्शन, और एनएफटी नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो अगर तीसरा रॉन्ग हो जाएगा तो आपका सीधे आंसर डिराइव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन को मैंने इजी कैटेगरी में रखा है। व्हाट इज द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। ठीक है, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। ठीक है, देखते हैं कि मार्केट डिमांड किसी एक पर्टिकुलर गुड का कब इंक्रीज होता है। फोर ऑप्शंस आर देयर, हमको 2021 में पूछा गया है। देखते हैं, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज। ठीक है, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेज, इट्स प्राइस फॉल्स। देखो, पहले तो चौथा सबसे आसान है, देखो इसलिए मैंने इसको इजी कैटेगरी में डाला है। ठीक है, कि अगर किसी का प्राइस गिरेगा तो ऑब्वियसली उसका डिमांड बढ़ेगा, तो चौथा तो सही है, तो ये यानी ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरे को, द गुड इज एन इन्फीरियर गुड। ठीक है, मतलब वो जो बहुत ही सस्ती, जैसे मान लो कि नो हे टू ऑल्टो। ऑल्टो एक ऐसी कार है जो 2 से 4 लाख के बीच में मिलती है। अब मान लो पूरे भारत की इनकम बढ़ के, जैसे मान लो भारत 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाती है। ठीक है,
ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाती है, सबकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो 10-12 लाख रुपए होती है, तो आपको क्या लगता है 2-3 लाख वाली कारें बिकेंगी? बिल्कुल नहीं बिकेंगी। फिर आपकी 10-12 लाख वाली कारें ही बिकेंगी, मतलब, और ये सच भी है। पहले छोटी गाड़ी ज़्यादा बिकती थी, अब एसयूवी ज़्यादा बिक रही है, और आने वाले वक्त में ये ट्रेंड और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है वो घट जाती है अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसका डिमांड बढ़े, तो इन्फीरियर गुड है तो उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो तीसरे को हटा दो, तो तीसरे को हटा तो आंसर आ गया सीधे। तो सेकंड क्या है, प्राइस ऑफ इट्स, तो आंसर आ गया, बट सेकंड को भी देख ही लेते हैं। द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उसका साथ दे। तो फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो चाय में तो चीनी डालोगे ही, ठीक है, तो अगर चीनी का दाम मान लो बहुत बढ़ गया, 40 रुपये का है 400 का हो गया, तो ऑब्वियसली चाय का क्या होगा, डिमांड तो गिर जाएगा। हाँ, तो ठीक है, ये भी आंसर में नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन में आंसर में नहीं होगा। ठीक है, पहला क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, मतलब कि मान लो आपका जो कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी है और एक चाय है, ये सब्स्टिट्यूट है, चाय नहीं तो कॉफ़ी, मतलब यही तो होता है सब्स्टिट्यूट, ये नहीं तो ये। तो क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, मतलब अगर कॉफ़ी का दाम बढ़े तो चाय का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो, कॉफ़ी का अगर दाम बढ़ेगा तो कॉफ़ी का डिमांड गिरेगा ना, तो अगर कॉफ़ी का डिमांड गिरा तो मतलब चाय का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो इजी है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, इसीलिए इसको इजी कैटेगरी में रखा गया था ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये अगेन एक मॉडरेट सेगमेंट का क्वेश्चन है। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आप पॉज करो और उसको आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तब तक एक एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इंक्रीजेज इन द कैश, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो CRR इन द बैंक्स। अच्छा, अगर CRR बढ़ जाए तो क्या मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है? देखते हैं। इंक्रीज इन द SLR इन द बैंक्स, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। बड़ा अच्छा ऑप्शन मतलब यहाँ पे रखा है। एक चीज समझो, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, पहले ये समझो। मनी मल्टीप्लायर एक होता है ना, देखो, हाई पावर्ड इकोनॉमी, ये वो तो बदलता नहीं है। जो RBI ने छाप दिया पैसे वो तो हैं, ठीक। RBI ने मान लो छाप दिए 100 रुपये, ठीक है, आपके पास भी 10 रुपये आ जाते हैं, तो इतना कम में एग्जाम्पल नहीं लेते। RBI ने छाप दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपके पास मान लो 10,000 रुपये हैं, ठीक। आप सोचो आपके पास 10,000 रुपये हैं, वो आपने बैंक में रखा है, ठीक। बैंक उन्हीं पैसे को घुमाती है, लोन वगैरह में देती है, वह सबको पता है। फिर वो किसी और के पास जाता है, मान लो 8,000 रुपये किसी और के पास गया एज अ लोन, उसने क्या किया, उसने फिर उसमें से 7,000 उसने बैंक में रखी, 1,000 काम मतलब करता है, फिर वो 7,000 से घूमता है। तो एक तरीके से देखोगे एक ही पैसा है जो घूम रहा है। तो यही होता है मनी मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लाई होता है, मनी जो सप्लाई होती है ना वो मल्टीप्लाई होते जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है कि किसके वजह से हो रही है। तो इंक्रीज इन द CRR, अगर CRR बढ़ जाए तो बैंक तो फिर अपना जो पैसा है सही तरीके से लैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो सही तरीके से लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं पैसों की, तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई घटेगी। तो फिर ये तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, और इसी तरीके से ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, SLR और CRR तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा बैंक में रखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंकर्स जो होंगे, बैंक्स होंगे, जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो उसको लेंड कर पाएंगे, और ऐसे ही मनी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। देखो ये सही है, बट जरूरी नहीं है कि ये सही हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इंडिया। तो इंडिया में तो सबकी अभी बैंकिंग हैबिट नहीं है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि पॉपुलेशन इज नॉट द डायरेक्ट कॉज ऑफ इंक्रीजिंग द मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, वही आंसर हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि पहले जहाँ पे 10 लोग थे तो 4 लोग यूज़ कर रहे थे, अब जहाँ पे 100 लोग हो गए तो वहाँ 40 लोग इस्तेमाल करेंगे, तो 4 से 40 36 बढ़े ना। पर ये ज़रूरी नहीं है, पर क्या पता अगर 10 में ही वो 9 लोग का हैबिट बढ़ जाए या फिर 100 में 90 हो जाए, दैट इज़ मोर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस ऐसे ही सजाता है UPSC। यू हैव टू नॉट फाइंड आउट द करेक्ट, यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, करेक्ट भी फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अच्छा, इकोनॉमिक रिसेशन आ रखा है तो सरकार क्या करेगी? सरकार ही ना, मतलब नहीं, सरकार नहीं, कोई भी क्या करेगा, ऐसा है। ठीक है, देखते हैं। कट इन द टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, increase in tax rates accompanied by reduction in interest rate, reduction of expenditure on public project। इसका तो बहुत मतलब तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आ गए हैं। आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। मैंने बोला ना कि ये सीरीज आपको एक तरीके से क्रैश कोर्स भी करा देगी। इकोनॉमिक रिसेशन पहले क्या होता है ये समझो। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से समझो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रहा है जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी में।
और कहाँ हो रहा है वो एक पर्टिकुलर रीजन है, मान लो यूके है, ठीक है, वो तो ऑफिशियली इकोनॉमिक रिसेशन में चला गया था, ठीक है, तो दो क्वार्टर में लगातार जर्मनी का भी यही हाल था। तो आप समझो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाउनफॉल होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाउनफॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब लोगों की जो डिमांड है वो गिर रही है। अब जैसे डिमांड गिरेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, सब कुछ धीरे 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 आप देखोगे कि एक डाउनफॉल की ट्रेजेक्ट्री शो करने लगी। नेशनल इनकम गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी घटेगी, ग्रोथ घटेगा, ठीक। तो करेगी क्या, करना क्या चाहिए, टैक्स रेट को कट करना चाहिए, सही बात है, टैक्स रेट घटाओगे तो लोगों के पास पैसा आएगा तो पैसे लोग खर्च कर पाएंगे। बट फिर लिख रहा है बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये क्यों भाई, ये गलत हो गया, ये मत करो आप, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हो, फिर आप लोग, फिर लोग तो बैंक से लोन ही नहीं ले पाएंगे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट रहेगा। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, हाँ यही सही है। अब जितना ज़्यादा डैम बनाएगी सरकार, जितना ज़्यादा एयरपोर्ट बनाएगी, अच्छे अच्छे रोड्स बनाएगी, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएगी, क्योंकि देखो प्राइवेट पार्टी इतना अच्छा नहीं करता, पावर प्लांट बनाएगी, रोड ब्रिज डैम कंस्ट्रक्ट कराएगी, तो इससे क्या होता है कि एक ऐसा माहौल बनेगा कि जनरल जो पब्लिक है वो भी इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। और अब जैसे जहाँ पे सड़कें नहीं है वहाँ पे सड़क मान लो बन गई तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कोई भी ट्रक वहाँ से गुजरेगा तो वहाँ रुकेगा, वहाँ पे ढाबा होगा, खाएगा पिएगा, और धीरे धीरे देखो मैं एकदम छोटे लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे ही बढ़ती है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट इज द करेक्ट। अच्छा आगे देखते हैं, इंक्रीज इन टैक्स रेट, फिर अगेन यही तो गलत हो गया ना, अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, आपको ये भी नहीं करना है, टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो फिर दिक्कत हो गया ना, क्योंकि उनके पास जो हाथ में पैसा है वो लिक्विडिटी एक तरीके से, मतलब लिक्विडिटी जो है वो खर्च ही नहीं कर पा रहा है, आप तो टैक्स में काट लिए सारा पैसा। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं भाई, ये कर दिए तो फिर तो और रिसेशन आ जाएगा, ठीक है, ये तो और रिसेशन वाला है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसको थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डाला है। टफ कैटेगरी में इसलिए डाला है 2020 में पूछा था, थोड़ा सा ही फैक्चुअल नेचर का है, ठीक है। तो पहले इसको सवाल को समझते हैं। WPI CPI अगेन ये यूपीएससी का बड़ा फेवरेट एरिया रहा है पिछले आप 10-15 साल में देखोगे इकोनॉमी में। पूछ क्या रहा है, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज, मतलब जो सर्विसेज है तो उसका प्राइसेस नहीं कैप्चर करता है WPI, बट CPI करता है। थर्ड इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग ऑफ द की पॉलिसी रेट्स, ठीक है। पॉलिसी रेट के लिए तो देखो मैंने इसको रेड कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल बेसिस पे है कि जो लोग उस थोड़ा सा न्यूज़ में रहे होंगे वही समझते हैं, और अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स अपनी अच्छे से तैयार रखी है तो फिर आपको भी यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। कहना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट 1 को देखो वो सही भी है। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर, ठीक है, दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। और क्या है वेटेज CPI में, ये समझ लो, ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। CPI में अराउंड 40, मतलब ऐसे कर दो, अराउंड 46% है, ठीक है। और WPI में कितना है, अराउंड आप समझ लो ये कोई 24% के आसपास है, तो CPI में ज़्यादा है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, दस WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विस विच CPI डज, और ये सही बात है, ठीक है। तो 1 और 2 तो होना ही चाहिए आंसर में, तो यानी कि ये गया और ये गया, तो ये दोनों में हमें आंसर ढूंढना है। देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन सजेशन। अच्छा RBI ने WPI को अपना पॉलिसी रेट के लिए रखा है मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं है। आपको एक बात याद रखनी होगी, ठीक है, और ये नोट कर लो, उर्जित पटेल की कमेटी बनी थी जब, उर्जित पटेल एक्स गवर्नर एंड एक्स डिप्टी गवर्नर एज वेल, तो जब वो डिप्टी गवर्नर थे तो एक कमेटी बनी थी उनके ही अंडर में, उर्जित पटेल कमेटी इन 2014 रिकमेंडेड कि RBI शुड अबैंडन WPI को अबैंडन करे और CPI को एक्सेप्ट करे टू मेजर द इन्फ्लेशन, ठीक है, और वही पॉलिसी रेट्स में भी हेल्प करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार मैं क्विकली CPI और WPI क्या होता है वो समझा देता हूँ, ऐसा आप समझो कि वन लाइनर में आपको समझ में आ जाएगा। WPI क्या, नाम से लग रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है ना कि मान लो कि ये एक होलसेल लेवल, ये एक होलसेल लेवल पे ढेर सारे गुड्स रखे हैं, तो जो चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं इनके प्राइसेस में उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, हम लोग होलसेल प्राइस
इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो मान लो कंज्यूमर का बास्केट है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर अपने इंडिविजुअल लेवल पे से कंज्यूम कर रहा है, उनके प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग, अच्छा एक मिनट, इसमें कंज्यूमर गुड्स के साथ सर्विसेज भी आती है, इसमें कंज्यूमर गुड्स के साथ सर्विसेज भी आती है, ठीक है, उसको मेजर कर, उसके प्राइस के चेंजेस को मेजर करने के लिए हम लोग सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने बोला ना कि ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। तो डी हटाओ क्योंकि तीसरा तो गलत हो गया, आगे चलते हैं। अगेन 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब अच्छा सवाल था। इफ यू विदड्रॉ ₹1 लाख इन कैश, ठीक है, फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई पूरे मनी इकोनॉमी में क्या होगा? 2020 का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। तो पूरी जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो पूरी इकोनॉमी, उसमें जो मनी सप्लाई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पहले तो ये समझो ना कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक ऑफ क्या, जो आपके पास पर्स में है, मतलब रुपया, नोट, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। पेपर नोट हो गया, कॉइन हो गया, अच्छा नोट के साथ कॉइन भी लिख देते हैं, ठीक है। आपके बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, जो आपके डेबिट कार्ड में है, मतलब आप गए खट से एटीएम से निकाल ले, तो जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, एफडी की बात नहीं कर रहे हैं, वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट अलग होता है, आपका सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीज़ हो गई आपके क्या, स्टॉक, टोटल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई। अब क्या आ रहा है कि 1 लाख रुपए आपने कैश निकाल लिया, तो अरे आपने कैश निकाला तो अपने सेविंग से निकाला है। अब आपने जैसे ही सेविंग से निकाला, मतलब वही अपने डिमांड डिपॉजिट से निकाला है, अपने डिमांड डिपॉजिट से निकालोगे तो कैसे मनी सप्लाई घटेगा? नहीं घटेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ से आपने यहाँ कर लिया, मतलब देखो यहां से उठा के आपने यहां कर दिया, तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो इट विल लीव अनचेंज्ड। ये सारे ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है अगर आपको ये चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। पर एक एक करके एक बार सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। टू रिड्यूस बाय 1 लाख नहीं, और इंक्रीज भी नहीं होगा। टू इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 लाख नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो मनी मल्टीप्लायर नहीं हो रहा है, वो पहले भी ही बैंक में था, अब आपके हाथ में है, ठीक है। तो इट विल लीव अनचेंज्ड, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सर्कुलेशन में मनी है वो तो सेम ही है ना। तो इन शॉर्ट, मनी सप्लाई इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये जो पब्लिक है ना, इसके पास जो पैसा है, एंड नेट डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, इन दोनों को जोड़ दो, जो ये कैश रखा है ये, और जो प्लस डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, वो दोनों को जोड़ दो, वही है आपका मनी सप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries. In terms of PPP dollars, India is the 6th largest economy in the world. Which of the statement given above is are correct? 2019 में सवाल पूछा था, बड़ा प्यारा सवाल है। पहले तो ये समझो कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है। परचेसिंग पावर पैरिटी वही होता है जो स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। इज अ रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री, मान लो ये इंडिया है, और करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, मान लो नेपाल है, मान लो यूएस ले लो, ठीक है, ठीक है। अब उसमें आप कन्वर्ट करो इस तरीके से कि मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है तो कितना रुपया लग रहा है, ठीक है, टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड या फिर सेम गुड और सर्विसेज इन ईच कंट्री। तो जैसे आप फॉर्च्यूनर लेने जाओ, इंडिया में आपको पड़ेगा 55 लाख रुपए का, ठीक है, नेपाल में पड़ता है आपको 1,55,00,000 रुपए का, समझ रहे हो, 1.5 CR का, और यूएस में ये चीज आपको 20 लाख का पड़ता है। ये होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। तो इसीलिए जो बहुत आपके सुनने में आता है कि इनको 5 करोड़ का पैकेज लग गया, इनको 10 करोड़ का पैकेज लग गया यूएस में, वो कोई बहुत डिफरेंस नहीं, वो बहुत बड़ा कोई डिफरेंशिएटर नहीं होगा। अगर आपको इंडिया के Tier 1 में भी 1 करोड़ का पैकेज लग रहा है तो वो 5 करोड़ के बराबर ही है, ठीक है। अब वहाँ की लाइफस्टाइल भी तो सोचो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं इसमें डिबेट नहीं करूंगा, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू। नेपाल में वो कैसे, वही गाड़ी जैसे आपकी जो हुंडई क्रेटा यहाँ पे 25-30 लाख की मिलती है टॉप मॉडल, वही सेम क्रेटा वहाँ पे आपको 60-70 लाख की मिलती है। तो दिस इज व्हाट परचेजिंग पावर पैरिटी इज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर इंडिया इज द 6th, बिल्कुल नहीं, इंडिया इज द 3rd। पहले पे चाइना है, ठीक है, दूसरे पे कौन है आपका यूएस, और तीसरे पे क्या कौन है, इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, और अगेन मैं इसको हार्ड कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है, टफ कैटेगरी में रखूंगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान्स, which of the following statement is are correct? From the second 5-year plan, there was a determined thrust
towards substitution of basic and capital good industry. Fourth five-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. Third statement, in the fifth year plan, for the first time, the financial sector was included as integral part of the plan. ऑप्शन में देखो 1 2 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अब हमें ऐसे ऑप्शन नहीं जाना कि हमें आंसर पे नहीं डेराइव जाना। अब मान लो ऑप्शन आ गया ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल, नन, तब क्या करोगे? तो एक काम करते हैं, एक एक स्टेटमेंट को आराम से देखते हैं, ठीक है। ये तो PYQ है ना, तो हमें तो यहाँ पे डिटेल में करना है ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव बन के आए हमारे सामने। पहला स्टेटमेंट देखो सही है, ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान देयर वॉज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स। याद कर लो, सेकेंड एक इंडस्ट्रियल 5-year प्लान भी कंसीडर करते हैं। थर्ड सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। द फोर्थ 5-year प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द इंक्रीज। क्या हुआ ना कि कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंसंट्रेट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बात थी, तो उसको करेक्ट करने के लिए फोर्थ 5-year प्लान में कुछ मेजर्स लिए गए थे, कुछ, ठीक है। बट यहाँ पे एक खेल हो गया है थर्ड स्टेटमेंट में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो प्लानिंग है, कहाँ गया, फॉर द इन द 5th year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर, ये क्या लिखा है फाइनेंशियल, ऐसे इट इज फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। नहीं, ये 5th में नहीं है था, ठीक है। ये आपका 9th 5-year प्लान में था, याद कर लो, 9th 5-year प्लान में था, इसीलिए मैंने इसको रेड कैटेगरी में रखा है। इससे समझ में क्या आ रहा है कि देखो जो ये 5-year प्लान होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। तो एक बार जाके तुरंत बिना लेट किए तुरंत आप जो 5-year प्लान है सारे के सारे एक बार देख लो कि पहले में एग्रीकल्चर, दूसरे में इंडस्ट्री, तीसरे में इंटीग्रेटेड, चौथे में क्या, पांचवें में क्या, छठवें में क्या, ऐसे देख लो, ठीक है। और इसकी तुरंत एक लिस्ट बना के अब जहाँ पे बैठे वहीं पे सामने लगा लो, रोज उसको एक बार देखो। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। ये भी मॉडरेट है। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा देखो, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऑप्शन को इस तरीके से जज किया जाए कि अगर आपके पास थोड़ा भी नॉलेज है तो उससे भी हम आंसर तक पहुंच जाएं। देखो जरूरी नहीं है ना कि आप जो पढ़े हो वही एग्जाम में आएगा, और जरूरी क्या, मैं आपको बता दूं कि जितना आप पढ़े उसका सिर्फ 30% से 20% एग्जाम में आना है। बाकी तो आपका स्ट्रीट स्मार्टनेस और बाकी आपकी कितनी बुद्धि वहाँ पे खुली है एग्जाम हॉल में, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से ऑप्शन से आंसर तक पहुंचते हो। ऑप्शन तो सबके पास 4 होंगे ABCD, पर सारे के सारे आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दिमाग खोल के हमें चलना है कि गलत आंसर को ढूंढ लेते हो, सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे हम गलत आंसर को यहाँ से हटाएंगे। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है ABCD। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस. It resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. Land reforms permitted no exemptions to the ceiling limits. देखो पहले तो stream words, not any individual holding, the major effort, ठीक है, to all the landless. It resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. ऐसा तो भारत में नहीं होने वाला है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स होगा पर अलग लेवल पे होगा, वो रीजनल लेवल पे होगा, ठीक है। द लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड टू, जैसे मान लो कि आसाम में अलग हो सकता है, केरला में अलग, पर ये थोड़ी कि यूपी में कैश क्रॉप ही सिर्फ उगाएंगे, ऐसा नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू सीलिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है, एग्जेम्पशंस थे। तो ये हट गया, ये हट गया। देखो कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे आंसर आपको एकदम प्रॉपर पढ़े हुए ही आ जाएं, तो कॉमन सेंस से। तो लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जाम्पशन, बिल्कुल एग्जाम्पशन थे, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पशन थे, ठीक है। वो किस प्रकार का फार्मिंग है इस पर डिपेंड करता है, था पहले, ठीक है। इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, नहीं, ठीक है। नॉर्मल क्रॉप्स को भी इसमें, ऑर्डिनरी क्रॉप्स को भी इसमें कंसीडर किया था। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। एक्चुअली में यही ही मेजर एम था। इसी को बोलते हैं प्योर सोशलिस्ट स्टेप, ठीक है, समाजवादी स्टेप इसी को बोलते हैं। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। देखो एक्चुअली में ये भी सही है, ये भी हिस्सा सही है, बट एक्चुअली है क्या, जब दोनों सही है पर नॉट ऑन इंडिविजुअल होल्डिंग कुछ स्टेट्स में था, फ्यू स्टेट्स, ठीक है, और फ्यू स्टेट्स में फैमिली को भी रखा गया था। तो एक तरीके से ये कंप्लीट स्टेटमेंट तो सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या, जो सीलिंग लॉज हैं वो फैमिली पे भी, फैमिली होल्डिंग पे भी कुछ स्टेट्स में थे। जैसे मान लो XYZ स्टेट है तो वहाँ पे फैमिली होल्डिंग को देख के सीलिंग लगाया जा रहा था, पर कुछ ABC स्टेट्स थे वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी सीलिंग लगाया जा रहा था, तो दोनों था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि नॉट ऑन, ऐसा नहीं है, था भाई, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर विल बी B।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सीरीज। आई होप यू लाइक इट। ज्योग्राफी का ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो सीरीज, आप प्रीसेट के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, वहाँ पे पॉलिटी भी मिल जाएगा, और इस तरीके से हम अभी नेक्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, देन एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर लेकर आएंगे, फिर मॉडर्न लेकर आएंगे, और फिर साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट को भी लेकर आगे चलेंगे। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ कॉमेंट भी करो और थोड़ा फीडबैक भी दो, ठीक है। एंड एट द एंड, जय हिंद, थैंक यू।